शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता। ऐसा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ। शीत युद्ध 1945 से 1991 ईस्वी तक हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से हमारा तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में बेहतर है। सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। पूंजीवाद में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है, यह एक निजी व्यवस्था होती है। साम्यवाद में सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। शीत युद्ध का कारण दो महाशक्तियाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। उसके बीच हथियारों की दौड़ शुरू हो गई और यही घटना शीत युद्ध का कारण बनी। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? पहला और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? तो पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब और कहां गिराया था? अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा। अमेरिका के गिराए परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे। बम की क्षमता 15 से 21 किलोटन की थी। दुनिया के अधिकतर देश मानते थे कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो बम गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पर अमेरिका ने अपने पक्ष में यह तर्क दिया कि हम चाहते थे कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और आगे का नुकसान कम न हो। वास्तव में हमले के पीछे उद्देश्य यह था बच्चों कि अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही महाशक्तिशाली है। अब हम शीत युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटना जैसे क्यूबा मिसाइल संकट। प्यारे बच्चों, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है और फिदेल कास्त्रो यहाँ के नेता थे। वह अमेरिका के पास था लेकिन यह सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था और सोवियत संघ क्यूबा को सलाह, हथियार और पैसे देता था। सोवियत संघ के निकिता ख्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दे और 1962 में ऐसा कर दिया। अब सोवियत संघ अमेरिका के ऊपर पास से हमला कर सकता था और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिका को इस बात का पता 3 हफ्ते के बाद लगी और जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे कि कहीं दोनों के बीच युद्ध शुरू ना हो जाए। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। प्यारे बच्चों, छोटे देशों को महाशक्तियों से जुड़ने के निम्नलिखित लाभ थे। सुरक्षा का फ़ायदा, क्योंकि इन देशों ने यह डिसाइड कर रखा था यदि एक देश पर हमला होगा तो उसे गठबंधन के अन्य सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। वो सभी देश मिलकर उस आक्रमण का सामना करेंगे। तो सुरक्षा का फ़ायदा, हथियार मिलना,
और आर्थिक मदद। महाशक्तियाँ क्यों छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करती थी? बेटा इसके निम्नलिखित कारण हैं। ज़रूरत की चीज़ें जैसे खनिज तेल पेट्रोलियम प्राप्त करना, सैनिक ठिकाने जिससे जासूसी कर सके, आर्थिक मदद, छोटे छोटे देशों की सेना को पैसे देना। शीत युद्ध के दायरे विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावना हुई, मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया में युद्ध, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ की सेना का प्रवेश। अब दो ध्रुवीयता का आरंभ। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को दो गुटों में बांट दिया गया। विश्व दो ध्रुवों में बट गया। यही दो ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ यानी दूसरी दुनिया कहलाया। पश्चिमी यूरोप दूसरी दुनिया, यह अमेरिका के साथ रहा। अमेरिकी संगठन नाटो के बारे में लिखे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। इसके बेटे 12 सदस्य थे और इसका उद्देश्य था 12 सदस्य मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होगा तो हम उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी घटना के बारे में हमें 3 प्रश्न होते हैं, कब, क्यों और कहाँ। अब जैसे अमेरिका संगठन नाटो कब? 1949 अप्रैल। क्यों? क्योंकि इसमें 12 सदस्य मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होगा तो हम उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। सदस्यों की संख्या 12 थी। तो 3 पॉइंट्स हर एक बच्चे को पता होने चाहिए कि उत्तरी संगठन नाटो के, अमेरिका संगठन नाटो की जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में बेटा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संगठन संधि, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में। इसके जो सदस्यों की संख्या 12 थी और इसका उद्देश्य था सभी 12 सदस्य मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होगा तो हम उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। सोवियत संघ का संगठन था वार्सा संधि। यह संगठन सोवियत संघ ने 1955 में बनाया। इसका उद्देश्य था नाटो के सदस्य देशों का मुकाबला करना। अब गुट निरपेक्षता। प्यारे बच्चों, 1945 के बाद दुनिया शीत युद्ध के दायरे में 2 गुटों में बट चुकी थी। ऐसे में 2 ध्रुवीयता को चुनौती देते हुए गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइन मूवमेंट सामने आया। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है दोनों ही गुटों में शामिल न होना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम: यूगोस्लाविया जोसेफ मार्शल टिटो कह सकते बेटा। भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र कर्नल अब्दुल नासिर। घाना वामे एनकुमा। और इंडोनेशिया सुकर्नो। प्रश्न: प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 1961 में हुआ था और 25 देश सदस्य थे। प्रश्न: गुट निरपेक्षता ना तो पृथकवाद है और ना ही तथास्त्या। इसको छोड़ दीजिए बेटा।
गुटनिरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता। समझाओ। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, अर्थात बस अपने से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने किया 1789 से 1914 तक पृथकतावाद को अपना के रखा। भारत ने ऐसा नहीं किया था, गुटनिरपेक्षता को अपनाया लेकिन पृथकतावाद की नीति नहीं अपनाई। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों की मदद करता था। तटस्थता। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। तटस्थता को अपनाने का मतलब है मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दे, और यह देश युद्ध को सही गलत होने पर भी कोई पक्ष नहीं रखते। गुटनिरपेक्ष देशों ने तटस्थता को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया है। गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया, ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होता, ना कि किसी महाशक्ति को। गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ आए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था और न ही भारत पर दबाव बना सकता था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना हुई। समझाओ। आलोचकों ने कहा गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। भारत में 1971 के युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी। कुछ ने तो यह मान लिया था कि अब सोवियत खेमे में भारत शामिल हो गया है, जबकि हमने सिर्फ मदद ली थी। सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था, उसने हमेशा हमारी मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश की अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। यह देश गरीब देश थे। इनके सामने मुख्यतः चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। इसके लिए आर्थिक विकास आवश्यक था, क्योंकि बिना आर्थिक विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेश भी हो सकते हैं। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का उत्पन्न हुआ। 1972 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन UNCTAD में नाम से एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया, अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। अल्प विकसित देश की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिमी देश तक बेच सकेंगे। पश्चिमी देशों में महंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदला है। कैसे? जब यह आंदोलन आया था तब इनका काम अपने आप को महाशक्तियों के खेमे से बचाना था, लेकिन बाद में इनकी प्रकृति बदली। अब आर्थिक विकास का मुद्दा ज़्यादा प्रबल हो गया था। सेंटो के बारे में बताओ। अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं संगठनों को सीटो तथा सेंटो कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, सेंटो केंद्रीय संधि संगठन। इनके बाद यूरोप ने चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किया।
प्यारे बच्चों, ये हमारे पहले चैप्टर की समरी थी। तो अब सभी बच्चे एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है विश्व समकालीन राजनीति, इसे पढ़ेंगे, पहला चैप्टर, और जो इसकी मेन पॉइंट्स है उनको याद